नमस्कार सिटी चैनल के दर्शकों, आज हम आपको अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध होम्योपैथ प्रैक्टिशनर डॉक्टर ढोले सर से मिलवा रहे हैं, जो कि आप मेरा डॉक्टर ये प्रोग्राम रेगुलर देख रहे हैं। इसमें आपने जाना है कि मेरा डॉक्टर में किस प्रकार से हर एक डॉक्टर आकर अपनी अपनी पैथी की जानकारी दे रहा है। इसी पैथी चिकित्सा के चलते हुए हम आज अमरावती शहर के जाने माने डॉक्टर होम्योपैथी तज्ञ डॉक्टर ढोले सर इनका आपसे परिचय करवा रहे हैं। और डॉक्टर ढोले सर, जिनके बारे में आप सब जानते ही हैं कि यह एक्स डीन रह चुके हैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक के। ये प्रिंसिपल है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज, बडनेर रोड, अमरावती। ये संचालक है मातृ सदन होम्योपैथी स्पेशलिटी रुग्णालय। आज हम आपसे डॉक्टर साहब का परिचय कराते हुए विषय रखा है असाध्य रोगों का होम्योपैथी द्वारा उपचार। नमस्कार। आज हम आपको हमारे दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि इन्हें बताइए, क्या होम्योपैथी असाध्य रोगों को जड़ से ठीक करती है? ये बड़ा गंभीर सवाल डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है। और जहाँ तक कि हम कई बीमारियों का एक संशोधन करते तब हमें पता चलता है कि दो प्रकार की बीमारियां साथ में होती है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। अभी के फिलहाल में अगर हम देखा जाए तो हम बहुत नॉन इन्फेक्शियस बीमारियों से घिरे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे देखा जाए तो डायबिटिक का एक हमें बीमारी दिखती है, दूसरी हमें रूमेटोलॉजी की दिखती है, तीसरी हमें कैंसर की दिखती है, चौथी हमें इस प्रकार की सारी बीमारियों में हीमेटोलॉजी की एक बीमारी दिखती है, जिसमें हमारे पास में थैलेसीमिया मेजर और माइनर ऐसे कुछ इलाज है। इसमें देखा जाए तो डायबिटिक का प्रमाण, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, दिल की बीमारियों का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और जहां तक का सवाल ऐसा है कि सवाल इन्होंने पूछा कि असाध्य रोग बनते जा रहे हैं, जहां की 2000 साल में जागतिक आरोग्य संगठन ने हेल्थ फॉर ऑल 2000 एडी ये एक प्रण किया था, एक निश्चय किया था कि 2000 साल तक के हम सब लोगों को एक आरोग्य देने की कोशिश करेंगे। और 1983 यानी 183 में ये रिजोल्यूशन होने के बाद में हम आज तक के 21वीं सदी में आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि 3862 बीमारियां जागतिक आरोग्य संगठन ने देखा है, जिनका प्रोटोकॉल, डायग्नोसिस क्राइटेरिया और उसकी ट्रीटमेंट ये सारा देखते समय आज हम देखते हैं कि 6000 से ज्यादा बीमारियां हैं और वो असाध्य बनते जा रही है। चाहे होम्योपैथी लो, आयुर्वेद लो, यूनानी लो, नेचुरोपैथी लो, योग सिस्टम लो, एलोपैथी लो और डेंटल सिस्टम है। ये इतनी सारी हमारे पास में दवाओं की और बीमारियों की सुधारने की एक चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध है। और ये सारी की सारी चिकित्सा प्रणाली अपने अपने विषयों में बहुत अच्छे तरीके से तज्ञ हैं। ये होने के बावजूद भी आज की 21वीं सदियों की लोगों की बीमारियां हम देखते जा रहे हैं कि इधर असाध्य रोगों की तरफ हम जा रहे हैं। जब ये सवाल डॉक्टर साहब ने किया तो मुझे पहला दिमाग में सवाल आ गया कि अगर ये होम्योपैथी से ठीक हो सकती क्या और हो सकती है तो उसकी क्या वजह है, कैसे हम कर सकते हैं। मैंने कुछ बीमारियों के नाम बोले, जैसे थायराइड नॉन इन्फेक्शियस बताया, डायबिटिक नॉन इन्फेक्शियस बताया, रूमेटोलॉजी में देखा जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लंबर कैनल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है, पॉलीआर्थराइटिस है, थैलेसेमिया में देखो, कैंसर में देखो, तो ये सारी आज की बीमारियों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर हमने कंसंट्रेट करना है। होम्योपैथी का जहां तक के सवाल है तो मुझे ये लगता है कि सारे लोगों को आरोग्य देने वाली चिकित्सा प्रणाली होनी चाहिए। होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, डेंटल, यूनानी ये सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। ये बीमारियों को दुरुस्त करने वाले नहीं है, इनको हेल्थ देनी चाहिए। और ये हेल्थ देने के समय चिल्लर से चिल्लर बीमारी हो, शरीर पर आने वाली या असाध्य बीमारी हो, इनका इलाज आरोग्य प्रस्तापित करने के लिए, सेहतमंद करने के लिए होना चाहिए और वो होते रहता है। जहां तक के का यहाँ सवाल हेटेरोजेनिसिटी या असाध्य रोगों का है, हमने देखा है कि यहाँ पर बीमारियां बढ़ते क्यों जा रही है, इसका विश्लेषण होना चाहिए। ये सवाल का जवाब देते समय जब चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे रेनल फेल्यूर हो, चाहे इसमें थैलेसीमिया हो, चाहे इसमें रूमेटोलॉजी हो, हमें ये सवाल देखना चाहिए डॉक्टर साहब कि जब ये बीमारियां आती है तो सबसे पहला क्या बीमारी हमारे शरीर का अविभाज्य अंग है? अगर हाँ
तो हमने क्या करना चाहिए, और अगर ना तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जब हम पैदा हो गए तब से लेके मरने तक के हमें सेहतमंद रहना है। ऐसी सिस्टम हमारे शरीर में है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। चाहे हमारी उत्पत्ति जब एक सेल, एक टिश्यू, एक ऑर्गन, एक बहुत सारी सिस्टम, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे मस्कुलर हो, ये सारी सिस्टम बना के मानव का देह बन जाता है जिसे हम शरीर बोलते हैं। पर ये शरीर के साथ में एक शरीर के साथ में मन भी होता है जिसे मेटाफिजिक्स बोलते हैं। ये दोनों को लेके हमारे शरीर में भगवान ने जो हमें शरीर बख्शा है, ये बख्शे हुए शरीर का फंडामेंटल राइट हेल्दी रहना है। और इसी के लिए नेचुरोपैथी के साथ में अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि ये सारे लोगों को जो अनाज, चाहे वो चावल, रसोई, भाजी, पुरू जो भी खाते हैं, जितनी कुदरत ने हमें ये चीजें दी है, फल फूल सब्जी बाजी दी है, ये सारे हमारे को समाधान देते हैं, सेहत देते हैं, और यहाँ पर हमारे को स्वाद भी मिलता है। ये 3 चीजें आदमी को आरोग्य बनने के लिए आवश्यक है। सही। इसके बावजूद भी अगर हम देखा जाए तो असाध्य रोगों के साथ में हमें ये पता चलता है कि कैंसर की बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटिक का प्रमाण बढ़ रहा है, रूमेटोलॉजी का बढ़ रहा है, थायराइड का बढ़ रहा है, डर्मेटोलॉजी में बढ़ रहा है, सूडोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बढ़ रहे हैं, और यहाँ तक के देखा जाए तो कंजेनिटल एनोमलीज भी हमें बहुत सारी दिख रही है। अब सवाल ऐसा है कि जब हमारा अधिकार स्वास्थ्य और सेहतमंद रहना कुदरत ने बख्शा हुआ है, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सिनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए। सिनर्जी का मतलब ऐसा होता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति ऑलरेडी है। बहुत सारी हेरिडिटरी ट्रांसमिशन यानी हमारे पुरखों से आने वाली बीमारियां जो हमारे जेनेटिक इंप्रेशन को इरेगुलर कर देती, करप्ट कर देती है, और उसके साथ साथ में फिर हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे तनाव आ जाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, फिर हमारे खान पान की आदत बदल गई है, फिर एनवायरमेंट, ये 4 कारण जो है वो हमारे बीमारियों को प्रवृत्त करने के पीछे है। और इनके इसमें देखा जाए तो हम ये सोचना चाहिए कि असाध्य हम बने कैसे जी, जब हमारा अधिकार बीमारी गिरने का नहीं है। इज डिजीज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, मेरे बीमार होना ये मेरे जीवन का अविभाज्य अंग है क्या, और मैं सेहतमंद रहूं ये मेरा फंडामेंटल राइट है क्या। जब ये 2 चीजों में हम ऐसी असाध्य बीमारियों की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसके जो सिग्नल डिप्रेस हो गए हैं उसको ऐसी दवा दो जिसमें एनवायरमेंट का विचार हो, शरीर पर आघात जो होते हैं और प्रतिघात में जो शरीर में परवर्षण हो जाता है या बीमारियों के लक्षण दिखते हैं वो ठीक हो। हम खान पान में जो एक थाई फूड इज अ थाई मेडिसिन, हमारा अन्न ही परब्रह्म है ऐसा हमने कहा है, तो ये अन्न परब्रह्म हमको सेहत देता है, स्वाद देता है, समाधान देता है। तो ऐसी चीज जब ज्यादा खाने में आ जाती या बेसमय खाने में आ जाती या जब हम कुदरत को अपमान करते हैं, इंसल्ट ऑफ इसी नेचर, उसने जो बताई चीजें हैं कि सुबह उठो, जल्दी सो जाओ, ये हिसाब से देखा जाए तो हम इसका इंसल्ट करने के वजह से जो फूड हमें सेहत देता है वही हमारा विषाणु बन जाता है। और अगर ये विषाणु बन गया तो फिर हमारे साथ में 3 क्राइसिस होते हैं। एक हेल्दी क्राइसिस होता है शरीर में, जो शरीर को सेहतमंद रखने के लिए एक आंदोलन शरीर में निर्माण करता है। दूसरा होता है डिसीज क्राइसिस कि ये बीमारी को बढ़ाते जाता है, जहां डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि असाध्य लोग में बीमारी है क्या, इलाज है क्या। और तीसरा होता है हेल्दी क्राइसिस, हर लक्षण पर शरीर पर आया हुआ लक्षण ये बीमारी का नहीं होता है, ये हमें एनालिसिस करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि शरीर पर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी और फिर एक माइंड, मेटाफिजिक्स बना है। ये दोनों को अगर हम देखा जाए तो हमारे को ये दोनों को जहां पर भी जेनेटिक इंप्रेशन पर इरेगुलरिटीज आई है वो करेक्टिव मैकेनिज्म करने के लिए ऐसे दवाओं का प्रयोजन करे कि जो बीमारी को ठीक ना करे लेकिन आदमी को सेहतमंद करे। तो ऐसी अगर हम चीजें ढूंढने को निकाले तो हमें पता चल जाता है कि जब जो भी असाध्य रोगी के लक्षण होते हैं,
एक जागतिक आरोग्य संगठन का एक क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल होता है कि किस बीमारी को हम क्या क्या लक्षण देखें, क्या क्या उनकी यहाँ पर हम जांच कराए, ये जांच और लक्षणों का समूह लेके क्या डायग्नोसिस करे, और उसके नर्सिंग केयर, थेरापेटिक केयर, डाइट डिसिप्लिन और ये सारी ऐसी ड्रग डिसिप्लिन, ये कैसे डिसाइड करे कि ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद में आदमियों को सेहत मिले। लेकिन इसमें ऐसा देखा जाता है कि इतना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी जब हम बीमारियों को दुरुस्त करने जाते हैं तो चेन ऑफ रिएक्शन निर्माण होती बराबर, और एक बीमारी तो हटती नहीं, दूसरी ऐड हो जाती, तीसरी ऐड हो जाती, और ये सारी चीजों में देखते देखते हम ये भंवर में फंस जाते कि अभी ये सारे जितने फिजियोलॉजिकल ट्रांजिएंट वेरिएशन शरीर विज्ञान के हिसाब से प्रदर्शित होने वाले प्रक्रिया, चाहे रासायनिक हो, चाहे बीमारियों के लक्षणों में हो, चाहे मानसिक लक्षणों में हो, या ऐसी चीजों में आ जाते हैं कि हमें ये पहले सॉल्व करते करते ढूंढते जब हमारे हाथ में आता तब पता चल जाता कि शरीर में बहुत सारी बड़ी बीमारियां आ गई। तो सवाल ऐसा है कि असाध्य रोगों को ठीक अगर करने का है तो बीमारियों को ठीक करने के सिवाय अगर हम यहाँ पर शरीर में जितने डिप्रेस इम्यून सिग्नल्स है उसको स्टिमुलेट करने वाली अगर दवा हम देवे तो शरीर खुद ब खुद शरीर में ठीक हो सकता है। और यही प्रणाली लेके इन्हों का सवाल का मैं समापन करता हूँ कि इन्होंने मुझे पूछा कि होम्योपैथी में असाध्य रोगों के लिए दवा है क्या, तो हाँ है। कौन से बेसिस पर है? तो सवाल नंबर 1 कि हमारी जिंदगी या मेरा जन्म ये बीमारी होने के लिए नहीं। इज दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ? नो। मैंने जन्म जो लिया वो बीमार होने के लिए नहीं। मेरा फंडामेंटल राइट, मेरा भौतिक अधिकार, फंडामेंटल राइट सेहतमंद रहना है, इसलिए कोई भी बीमारी यहाँ पर आपके शरीर पर इतने घातक परिणामों से नहीं कर सकती। फिर भी अगर कुछ होता है तो हम कुदरत का अपमान करते हैं। कहा गया है कि जो सुबह 4 बजे उठता है वो महायोगी है, 5 बजे उठता है वो योगी है, 6 बजे उठता है वो भोगी है, 7 बजे उठता है वो रोगी है, और 8 बजे उठता वो महारोगी है। महारोगी का मतलब लेप्रेसी नहीं। लेकिन बहुत सारी बीमारियों के शरीर के जो स्वभाव गुण धर्म है उसमें असंतुलन आ जाता है। नींद अगर अच्छी हो जाए तो बायोलॉजिकल रेस्ट हमें मिलता है। बायोलॉजिकल रेस्ट अगर मिलता है तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स अच्छे तरीके से वो शरीर में सिक्रेट होते हैं, और जो हेल्थ और अपना इकोनॉमी दोनों भी साथ में रखने के लिए बराबर संतुलन रखते हैं। चाहे मेंटल स्टेट हो चाहे फिजिकल स्टेट हो, ये दोनों का संतुलन रखने के लिए कुदरत ने हमें नींद दी है। हमें सोना ही चाहिए, 8 घंटे की नींद। कुदरत ने हमें खाना दिया है, तो जब हमें भूख लगेगी तभी हमने खाना है, जब हमें प्यास लगेगी तभी हमने पानी पीना है, और जब हमें उत्सर्जन क्रिया प्रवृत्त हो जाती मलमूत्र विसर्जन की तो उसी समय किसी भी अवरोध के सिवा वो करना चाहिए। और यही लाइफस्टाइल में हम चेंज करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि प्राणी मात्र को या वनस्पति को, आदमियों को, सिर्फ आदमी सूरज डूबने के बाद में सारी चीजें खाना पाना शुरू कर देता है और शरीर का वातावरण प्रदूषित कर देता है। और फिर जो लक्षण होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो भी शरीर पर लक्षण होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म है। हीलिंग क्राइसिस है कि हेल्दी क्राइसिस है या डिसीज क्राइसिस है, ये तीनों का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे लक्षण जो शरीर पर होते हैं वो बीमारी के नहीं होते। जैसे कि महामारी में पेट दर्द होना, उसके लिए हम इमीडिएटली दवा ले लेते। वातावरण का परिणाम आ गया, हम नजला जुकाम को शरीर पर दवा ले लेते। मच्छरों का शरीर में जाना, कीटाणु का शरीर में प्रवेश होना, इमीडिएटली बुखार आ जाता, हम दवा ले लेते। तो इसलिए हम ये चीज ना करें। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है अभी कि असाध्य रोग ये रोग नहीं है, अगर उसे सावधानी से रखा जाए, सावधानी से अगर रहा जाए, सावधानी से अगर जिया जाए तो कोई भी रोग असाध्य नहीं बनता है। तो सावधानी में ही सुरक्षा है, ऐसा डॉक्टर साहब का बोलना है। इस हिसाब से हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
ब्रेक में जाने से पहले आपने जाना है कि असाध्य रोगों से बचने के लिए सावधानी ही सुरक्षा का उपाय है। अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, ढोले सर आप ये बताइए कि आज जैसे आपने बताया कि सावधानी से रोगों से बचा जाता है, तो जिसको रोग हो गए, जो असाध्य रोग बन चुके हैं, जिनको ये मौका ही नहीं मिला कि वो सावधान होकर रोगों से बचा जाए, तो ऐसे रोगों में जैसे डायबिटीज आती है और एक ऐसा रोग है थायराइड जिसकी जानकारी पेशेंट को रहती ही नहीं है कि उसे थायराइड की बीमारी है, तो ऐसे रोग अगर अचानक शरीर में आ गए तो उसको पहचानना और उनके बारे में सावधानी और उनके बारे में रोग उपचार किस तरीके का है, ऐसा आप थायराइड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ब्रेक के पहले मैंने एक जनरल टॉक कर दिया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, उसका लाइफस्टाइल कैसे होने चाहिए। अब ये सारी चीजें बोलने की फिलॉसफी की बात बोलने के बाद में अब हम प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे सवाल पूछा है कि थायराइड और डायबिटिक के बारे में, ये इलाज का प्रोटोकॉल क्या है, ये क्राइटेरिया क्या रहेगा डायग्नोसिस का, उसके बाद में ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा, और एनकाउंटर प्रॉब्लम जो है वो कैसे काउंट करेंगे। तो डायबिटिक में या थायराइड में अगर देखा जाए तो ये दोनों भी ये ग्रंथियों के बीमारियां है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दोनों के देखा जाए तो पहले डायबिटिक के बारे में अगर बताया जाए तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, खान पान में अपने सब असंतुलन होने की वजह से शरीर में एक मात्रा आ जाती है। इसमें दो प्रकार के डायबिटिक है, जहां इंसुलिन बनता नहीं है वो, और एक जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है वो। सवाल ये ऐसा है कि होम्योपैथी में डायबिटिक का क्या कितना रोल है, कहां तक के ठीक कर सकती है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, डॉक्टर साहब से भी निवेदन है कि आपने देखा होगा कि जब से अंग्रेज छोड़ के चले गए हैं तो अभी हम यहाँ पर पहली चॉइस किसी भी घर की, चाहे हमारे भारत में 100 करोड़ लोगों की जनता है, 100 करोड़ लोगों के जनता के सामने भी अगर सवाल पूछा जाए कि आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, योगा है, प्राणायाम है, ये सारी सिस्टम हेल्थ केयर प्रोवाइडर होने के बाद में भी आप किसका चयन करोगे तो पहला चॉइस उनका एलोपैथी का रहता है जी। सवाल ऐसा है कि एलोपैथी अच्छी है, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो बुरी है इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, इनका प्रिंसिपल एक है, पॉलिसी अलग अलग है। प्रिंसिपल यह है कि लोगों को सेहतमंद करे, पॉलिसी भलाई चेंज हो, दवाओं की मात्रा भी हर एक इसमें वही बनी है, लेकिन सवाल ऐसा है कि हमारी फर्स्ट चॉइस ये होने के बाद में हम पहले जाते हैं और दवा शुरू कर देते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर शरीर पर आने वाला लक्षण ट्रांजिएंट शरीर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होता है, शरीर विज्ञान के हिसाब से, कुछ तान तनाव के हिसाब से, खान पान के हिसाब से शरीर पर चयन होता है। वैसे ही मैंने प्रोटोकॉल भी बताया था कि जागतिक आरोग्य संगठन के हिसाब से क्या प्रोटोकॉल डायग्नोसिस का रहता है, ट्रीटमेंट क्या रहती है। इन्होंने मुझे सवाल किया कि डायबिटिक में हम क्या कर सकते हैं। सेकेंड हैंड पेशेंट हमारे साथ में आते हैं, पहले तो कोई फ्रेश फर्स्ट हैंड पेशेंट आएगा नहीं कि भाई चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, कि भाई किसी को होम्योपैथी का वो डायबिटिक निकल गया, थायराइड निकल गया, पहले होम्योपैथी का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कभी होना नहीं हो सकता नहीं। अगर कोशिश किए तो ये टर्न हो सकती है, लेकिन बहुत सारे मायने हैं। अब यहाँ पर जितने भी पेशेंट मैंने आज तक के देखे 30 साल के प्रैक्टिस में, मेरे ख्याल से मैंने 30,000 पेशेंट देखे जी। 30,000 के 30,000 पेशेंट मेरे पास में आए हैं सेकेंड हैंड पेशेंट। पहले उन्होंने ट्रीटमेंट ली डायबिटिक की या थायराइड की, 2 साल से लेके 1 साल से लेके 6 महीने से लेके 20-20 साल तक के लिए। अब जब ये पेशेंट हमारे पास में आता है कि डॉक्टर साहब डायबिटिक के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सवाल ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक को ठीक करना, उसको विजडम देना। क्या विजडम देना? उसको मीठा खाने का विजडम देना, उसको दवा बंद कर देना, उसके साथ में उसको ये मेरी होम्योपैथी की भी दवा बंद कर देना और वो सेहतमंद रहना, इसको हम विजडम कहेंगे। ये वो चाहता है। उसका पहला सवाल होता है क्या डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक का आप ठीक कर सकोगे? सवाल ये है कि यहाँ पर जो चैलेंजेस हमारे को वो ठीक करते समय आएंगे, नंबर 1 यहाँ पर उनका इंसुलिन नॉर्मल होना चाहिए, जो WHO ने पैरामीटर दी है, गाइडलाइन दी है, क्राइटेरिया दिया है, प्रोटोकॉल दिया है। दूसरा, उसको बहुत सारे लोगों को मीठा खाना पसंद है और मीठा खाने के साथ में वो ये चाहते कि डॉक्टर साहब क्या हम मीठा खा सकेंगे? दूसरा इनकाउंटर चैलेंजेस। इसकी फिजियोलॉजी अगर देखे जाए तो मीठा खाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स यहाँ पर स्टिमुलेट होते हैं, जो वेगस नर्व के हिसाब से आते हैं। वेगस नर्व हमारे सारे शरीर में गई है और ये वेगस नर्व स्टिमुलेट करती है, जिसमें वो पेनक्रियास में जाके वो इंसुलिन करती है।
मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया, बहुत शांत बायोलॉजी, हमारी नींद आ जाए तो हमें बायोलॉजिकल रेस्ट मिलने से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये सीक्रेट होने में इंसुलिन भी सीक्रेट हो सकता है, उसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है, तो हमें बायोलॉजिकल रेस्ट की जरूरत है। ये क्राइटेरिया हम देखेंगे। तीसरा सवाल होता है उनका कि डॉक्टर साहब क्या इसके इनकाउंटर प्रॉब्लम जो हमें पता है या हमें बताए गए हैं, जैसे कि किडनी फेल नहीं होने को होना, जैसे हार्ट अटैक नहीं आने को होना, जैसे गैंग्रीन नहीं होने को होना, जैसे कोमा में नहीं जाने को होना, जैसे हमको यहाँ पर पैरालिसिस नहीं होने को होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं आने को होना, या आंखों में प्रोलिफरेटिव इसी ये नहीं आने को होना, रेटिनोपैथी, ये सारे प्रॉब्लम लेके वो सवाल लेके हमारे पास आता है। ये चैलेंजेस है। दूसरी चीज ऐसी है, ये इसके साथ साथ में देखा जाए तो दूसरा प्रॉब्लम ऐसा भी है कि यहाँ देखने के बाद में ये जो शुरू में 2 साल से 5 साल से 10 साल से ले रहे हैं, उनका सवाल ऐसा है कि डॉक्टर साहब हम पहले ओरल पर थे, अभी इंजेक्टेबल पर आ गए, यानी पहले वो ओरल एंटी डायबिटिक लेते थे, अभी इंसुलिन ले रहे हैं। उनका अनुभव ये भी है कि इंसुलिन दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो क्या तुम इसको कम कर सकते हो? ये दोनों चीजों की जब ये इतने सारे प्रॉब्लम सामने लेके आते हैं तो ये चैलेंजेस बन जाते हैं, और मुझे ये सवाल होता है कि उसकी अपेक्षा मैं कहां तक के फुलफिल कर सकता हूं, और ये हो सकती क्या? 25,000 केसेस का एनालिसिस करने के बाद में यहां तक के पहुंचे कि होम्योपैथी से इंसुलिन छूट जाता है। होम्योपैथी से इंसुलिन छूटने के बाद में एनकाउंटर प्रॉब्लम जैसे कि गैंग्रीन होना, कोमा में जाना, फिर उसके साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी आना, फिर उसके बाद में प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी आना, या तो फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आना, या तो ओबेसिटी आना, ये सारे प्रॉब्लम आते नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि होम्योपैथी बहुत अच्छी है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक सिस्टम होने के वजह से समाज के प्रति ये डायबिटिक शरीर का महाभयंकर बीमारियों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये अगर बीमारी मुझे हो जाती तो मैं क्या करता। बराबर। दूसरी चीज यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत एक अच्छा होम्योपैथिक सिस्टम वाला डॉक्टर हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये कॉस्ट इफेक्टिविटी है। अगर मैं देखा जाए तो हमारे भारत में WHO के स्टैटिस्टिक के हिसाब से या इंडिया के स्टैटिस्टिक के हिसाब से 100 करोड़ की जनता है, और आपने पढ़ा होगा कि 10 लोगों में एक आदमी डायबिटिक का हो रहा है 2010 में, 2010 में जी। यानी हमारे 100 करोड़ में 10 करोड़ लोग डायबिटिक के हैं। जो संख्या 2030 में 79.85% होने वाली है, यानी 100 लोगों में से 80 लोग यहाँ डायबिटिक के होने वाले हैं, और मैं एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर रहा हूँ? बराबर। जहां पर मेंटेनेंस डोज है, मेंटेनेंस डोज में देखा जाए तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मेंटेनेंस डोज में उसको शुगर कभी कम नहीं हो रही, ज्यादा नहीं हो रही, इसके लिए उसको विजडम चाहिए, उसको ये सब छोड़ के, मैं अनुभव के तौर पर उसको ये सब छोड़ के चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। और ये हिसाब से अगर हमने देखा जाए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी ये अपेक्षा है कि मेरे को किडनी फेल नहीं होने को होना, उसकी ये अपेक्षा हार्ट अटैक नहीं आने को होना, उसकी ये अपेक्षा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं आने को होना, उसकी ये अपेक्षा है कि उसको पैरालिसिस नहीं होने को होना, उसकी ये अपेक्षा है कि वो कोमा में नहीं जाने को होना। और ये सारे चैलेंजेस लेके अगर मेरे को होम्योपैथी करना है तो मुझे ये देखना है कि होम्योपैथ एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर समाज के लिए या 2030 में आने वाली ये महाभयंकर 100 में से 80 बीमारियों के लिए क्या हम रोकथाम कर सकते हैं। दूसरी चीज कॉस्ट इफेक्टिविटी है क्या? चलो माना जाए कि होम्योपैथी में नहीं इसका इलाज जी। लेकिन जहां तक के एक आदमी का अर्थ यानी आर्थिक स्थिति, हेल्थ एंड इकोनॉमी अगर देखा जाए या हेल्थ एंड इंडस्ट्री देखा जाए तो आज के हिसाब में दवाओं के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। ये हिसाब से देखा जाए तो एक आदमी कम से कम, मैंने तो देखा है 25,000 पेशेंट में कि 500 रुपया महीने से लेके 3,000 रुपया रोज की दवा उसने खाई है। अब अगर हम 500 रुपए की भी दवा देखते हैं महीने की तो 12 महीने की 6,000 रुपए की हो गई कम से कम। और अगर हम 6,000 रुपए महीने का एक आदमी सालाना खर्चा करता है तो 10 करोड़ लोग आज के हिसाब में 6,000 करोड़ के पैसे खर्चा कर रहे हैं, और ये सारा का सारा पैसा वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं एक सामाजिक नैतिक मूल्य के हिसाब से बात करना चाहूंगा कि होम्योपैथी और आयुर्वेद यहाँ क्या कर रही है। बराबर। क्या हम वो पेशेंट लोगों को 80% बढ़ने देने वाले हैं 2030 में, या जो लोगों के पास पैसा खत्म हो गया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं?
जी। ये दोनों चीजें, और तीसरी चीजें ये इनकाउंटर प्रॉब्लम, सेहतमंद देने की क्या चीजें इसमें है। और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें अनुभव के तौर पे, और जो फंडामेंटल राइट मैंने पहले बताए थे इसके ऊपर ये पॉसिबल है, क्योंकि होम्योपैथी में और आयुर्वेदा में सेहतमंदी का वापर किया गया कि सेहत की जांच करो, बीमारी की नहीं, और सेहत को फिर से रिस्टोर कर दो, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। जैसे जागतिक आरोग्य संगठन ने आरोग्य की व्याख्या करते समय कहा है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, कौटुंबिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य एंड आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये 5 हिसाब में अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ डायबिटिक का पेशेंट डायबिटिक नहीं मिला, उसकी मानसिकता गई है, उसकी शारीरिकता गई है, आर्थिक प्रबोधन गया। ऐसे हालत में मुझे चाहिए कि ये किसी भी हालत में हमने डायबिटिक का ये चैलेंज स्वीकारना चाहिए और लोगों को ठीक कर देना चाहिए। इसमें दूसरी बात एक दिखाई दी कि ये डर सा पैदा हो गया है लोगों में, पीपल्स आर बिकम पैनिक कि डायबिटिक बोला कि उसकी सारी अवस्था गल जाती है। ऐसे हालत में उसमें सिर्फ डायबिटिक ठीक करना नहीं, उसको सेहत देना नहीं, उसमें आत्मविश्वास निर्माण करने की स्थिति की आज गरज है, ऐसा मैं बिलीव करता हूं डॉक्टर साहब। और ये हिसाब से हमने उन लोगों को इलाज करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिविटी के हिसाब से, एनकाउंटर प्रॉब्लम के हिसाब से, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के हिसाब से। तो जैसा कि अभी थायराइड में है, जैसा कि अभी आपने डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें अगर से आप सावधानी पूर्वक रहे और इससे बीमारी, असाध्य बीमारी का रूप अपने दिमाग में नहीं लिया तो यह बीमारी असाध्य नहीं हो सकती है। तो डायबिटीज को एक साधारण तरीके से एक सिस्टम के तहत लेकर अगर इसमें आपने चले तो होम्योपैथी इसको पूरी तरह से जीने का अधिकार देती है। होम्योपैथी आपके डायबिटीज को सही राह दिखाकर उसे कंट्रोल करने का तरीका बतलाती है, कॉस्ट इफेक्टिविटी भी देती है। और होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें कम से कम आपके घर का आर्थिक बजट जो है, पैसों का जो दवाइयों में लगने वाला है, वो भी काफी कम कर देती है। तो डॉक्टर साहब के साथ में आज आपने जो बातचीत की है, हमने जो उनका आज जानकारी प्राप्त की, जो मार्गदर्शन प्राप्त किया, ये सब चीजों के साथ ही हम आपसे एक बार डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि एक और लंबी बैठक डॉक्टर साहब के साथ में ली जाए, अनेक बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, और डॉक्टर साहब से निवेदन भी करते हैं हम कि इसी तरह आप हमें मार्गदर्शन देते रहिए। तो सिटी चैनल के दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आपसे कहता हूं कि आप देखते रहिए सिटी चैनल और इसमें चलने वाला कार्यक्रम मेरा डॉक्टर, जिसमें आपके जो भी रोग हो, आपके जो भी परेशानी हो, आप हमें डायरेक्ट में फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के नीचे स्क्रिप्ट में चल रहा है, या फिर आप हमें लिख सकते हैं पत्र द्वारा, सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। नमस्कार। नमस्कार। मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। फोन नंबर 2563833।